नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 88वां लेक्चर करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एमोशिएट लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन। तो एमोशिएट लार्वा की हम बात कर रहे थे कि एमोशिएट लार्वा जो है वो एलोवेनी जल के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर जो मोस्टली करैक्टर पाए जाते हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा के पाए जाते हैं। अपने बात की थी कि जैसे ही अंडे से एमोशिएट लार्वा निकलता है तो वो लार्वा जो है निकलने के पश्चात क्या होता है कि 3 सप्ताह के पश्चात लार्वा निकलता है। पहली बात तो ये, और उसके बाद में जब निकलता है तो ये लगभग 7 mm लंबा होता है और 7 mm लंबा है और उसके पश्चात क्या होता है 15 mm लंबा होने के पश्चात ये क्या है उस घोंसले को छोड़ देता है और घोंसले को छोड़ने के पश्चात में ये जो है वी या यू आकार का जो है तली में जाकर के बिल बना लेता है और कीचड़ के अंदर जाकर के बिल बना लेता है और उसके बाद में ये लंबे समय तक लगभग 3 से 7 वर्ष तक लार्वा अवस्था में रहता है। तो 3 से 7 वर्ष तक लार्वा अवस्था में रहते हुए ये क्या करता है अपना जीवन यापन करता है और लगभग 170 mm हाइट इसकी लेंथ कह सकते हैं लेंथ हो जाती है। तो उसके पश्चात ये क्या है मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमोशिएट लार्वा जो है ये पूर्णतया शांत कीचड़ में रहने वाला और स्थानबद्ध एनिमल होता है जो अपने बात कर चुके हैं। और उसके अलावा जो ये फिल्टर होता है और अंधा होता है, यानी जो नेत्र है वो विकसित नहीं होते हैं। ये बात अपने कल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें जो इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की थी कि स्ट्रक्चर जो होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं इसमें पाई जाती है, तो उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसको थोड़ा सा अपने कल बात की थी इसकी मॉर्फोलॉजी की, आज बात करते हैं इसके हम थोड़ा इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये इसकी क्या है स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन को लेते हुए तो ये इसकी इंटरनल क्या है स्ट्रक्चर है किसकी जो एमोशिएट लार्वा है उसकी जो अपने कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहली बात ये पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर अपने को इसमें दिख रही है। एक लेटरल व्यू है, वैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है लेटरल व्यू है। वैसे इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, ऊपर वाला भाग जो है नर्व कोड है। नर्व कोड के आगे का भाग जो है ये क्या कहलाता है ओल्फैक्टरी लोब कहलाता है। ये आई होती है जो आपको बताया था कि वेस्टिजियल होती है, यानी कि अवशेषीय आंखें होती हैं। वह अवशेषीय मतलब डीएक्टिवेट होती है, कोई काम नहीं करती है। और उसका रीज़न भी मैंने बताया था क्योंकि ये जो लार्वा होता है ये बिलकारी प्रकृति का होता है, वी या यू आकार का बिल बनाता है। तो इसलिए इसके अंदर जो है प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो मोस्टली बिलकारी जंतु होते हैं उनके अंदर जो है आइज़ होती हैं वो यूँ कह सकते हैं रूडिमेंट्री आइज होती हैं। उसके बाद में ये इसके अंदर ईयर होता है और ये पूरा का पूरा भाग जो पीछे तक इसमें साइक्लोस्टोमा जो है ये एमोशिएट लार्वा है, इसके अंदर क्या होता है कि पूंछ भाग तक इसके अंदर क्या फैली रहती है, इसकी नर्व कोड होती है। नर्व कोड के ठीक नीचे क्या होती है, नोटोकोड। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोर्डेटा एनिमल, तो कोर्डेटा के अंदर नोटोकोड का पाया जाना पहला कैरेक्टर होता है।
उसके अलावा ये आपको जो डोर्सोलैटरल साइड है उसके अंदर मायोटोम्स आपको दिख रहे हैं। मायोटोम्स और मायोटोम्स के बीच में क्या पाए जाते हैं, मायोसेप्टा पाए जाते हैं। और मायोटोम्स जो होती है मसल्स होती हैं जो मूवमेंट के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। उसके बाद में देखिएगा इसके अंदर जो है मिड डोर्सल फिन पाया जाता है। आपको दिख रहा है कि इसके अंदर दो प्रकार के फिन होते हैं, एक तो मिड डोर्सल फिन होता है, दूसरा कौन सा होता है, कार्डुअल फिन। दो ही फिन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पहला फिन देखिएगा जो मिड डोर्सल फिन है, मिड डोर्सल फिन जो कि अधिकतर पूरी बॉडी को, जो ट्रंक वाला भाग होता है बॉडी का, जो ट्रंक यानी देह वाला भाग होता है उसको घेरे हुए होता है, जो आपको दिख रहा है। यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के ये यहाँ तक क्या पाया जाता है, डोर्सल अवस्था में पाए जाने का। और मिड डोर्सल का मतलब क्या होता है, डोर्सल सरफेस के बीच, ठीक बीच में स्थित होता है, इसलिए इसको मिड डोर्सल फिन कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ा फिन होता है। उसके बाद में क्वाड्रल यानी पूंछे भाग के अंदर पाए जाने वाला फिन क्या कहलाता है, क्वाड्रल फिन कहलाता है। उसके पश्चात देखिएगा इसके बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम और जो ब्रैंकियल सैक है जो कि इसका मुख्य ऑर्गन होता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा, और उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है ब्रैंकियल जो सैक होती है वो उसकी हम बात करना चाहेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये माउथ होता है या जिसको स्टोमोडियम भी कहते हैं, माउथ या स्टोमोडियम दिख रहा है आपको। ओरल हुड मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर एम्फियोक्सिस के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है, ये एम्फियोक्सिस से कुछ समानता रखता है। तो इसके अंदर जो वहाँ हमने बात की थी ओरल हुड क्या होता है कि जो डोर्सोलैटरल साइड की जो मुख की चारों की त्वचा होती है डोर्सोलैटरल साइड की, वो स्किन क्या करती है कि एक थोड़ा सा उभार के रूप में, इसके रूप में थोड़ा सा उभार के रूप में बाहर की ओर क्या रहती है, उभरी हुई रहती है। तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, ओरल हुड कहा जाता है। देख सकते हैं ओरल हुड केवल ये एरिया कहलाता है, इसका कौन सा एरिया है, केवल ये एरिया है। और ये एरिया कौन सा होता है, जो यूँ कह सकते हैं कि जो स्किन होती है वो यूँ कह सकते हैं कि डोर्सोलैटरल साइड में आगे की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेपित होने से एक हुडनुमा संरचना बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ओरल हुड कहा जाता है। ओरल हुड के ठीक नीचे अंदर की ओर क्या होता है, इसका माउथ होता है। माउथ आगे की ओर किसमें खुलता है, ओरल पेपिली, माउथ के चारों ओरल पेपिली होती है, जो कि एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं जल की रासायनिक जांच करने वाली इसके अंदर एक संवेदी संरचना होती है। उसके बाद में माउथ पीछे की ओर बक्कल चैम्बर में खुलता है। बक्कल चैम्बर आगे किस में खुलता है, फेरिंक्स में खुलता है। अब फेरिंक्स में अगर हम बात करें तो हमने वहाँ देखा था कि जो इसका पैट्रोमाइजन जो एनिमल होता है, खुद इसका जो लैम्प्रे या जिसको हम पैट्रोमाइजन कहते हैं, उसके अंदर तो क्या था, यहाँ करके बक्कल कैविटी दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। एक तो था बक्कल चैम्बर का भाग अलग था, या बक्कल यूँ कह सकते हैं फेरिंक्स के अंदर जा रहा था एक भाग, तो उसका बक्कल कैविटी का, और दूसरा भाग जो जा रहा था वो एसोफेगस के अंदर जा रहा था। जबकि यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हो कि बक्कल कैविटी सीधा ही किसमें खुलती है, फेरिंक्स में खुलती है। और फेरिंक्स में खुलती है तो फेरिंक्स के दोनों साइड में 7, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ गिल स्लिट पाए जाते हैं। और गिल स्लिट जो फेरिंक्स के दोनों साइड में पाए जाते हैं, लेफ्ट में भी होते हैं और राइट में भी होते हैं, 7 जोड़ी होते हैं। अब देखिएगा कि इसके अंदर बक्कल कैविटी सीधा ही फेरिंक्स में खुलती है, और फेरिंक्स पीछे किस में खुलती है, ओइसोफेगस में खुलती है। ओइसोफेगस किस में खुलती है, आगे इंटेस्टाइन में खुलती है। इंटेस्टाइन आगे जो है टेल और ट्रंक के जॉइंट पर किस में खुलती है, एनस में खुलती है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें सिस्टम की, तो 7 जोड़ी होते हैं इसके अंदर गिल स्लिट्स। और इसके अंदर ये लीवर पाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, लीवर पाया जाता है। और साथ में पेंक्रियाज और स्प्लीन है वो भी इसके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ये इसका गॉल ब्लैडर है, ये इसके हार्ट की क्या होती है, पोजीशन होती है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होगा कि फिल्टर फीडर एनिमल होता है, सीलिया पाया जाता है, जिनकी सहायता से भोजन को छान करके ये लेता है। तो फिल्टर फीडर एनिमल होने के कारण क्या करता है, भोजन को ये सीधे ही ग्रहण करता है। ग्रहण करने से क्या होता है कि जल जाएगा सबसे पहले मुख से होते हुए, और इसके अंदर कोई बक्कल फनल है, कोई टीथ जैसी कोई संरचना इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब भोजन जो है जल के साथ अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में क्या होगा कि फेरिंक्स में आता है भोजन और जल दोनों, तो जल यहाँ आएगा और भोजन भी होगा। अब क्या होगा कि जो जल है वो तो इन गिल स्लिट्स के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। 7 जोड़ी गिल स्लिट है, 7 जोड़ी गिल स्लिट के अंदर से होते हुए फेरिंक्स से गिल स्लिट में आएगा, गिल स्लिट से होते हुए बाहर निकलता है। तो उस समय जो ये गिल स्लिट होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, और उन गिल्स के ऊपर से होकर जब प्रवाहित होता है तो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, और जो भोज्य पदार्थ है वो कहाँ रह जाते हैं, फेरिंक्स के अंदर ही रह जाएंगे। और उनको फेरिंक्स से फिर देखो इसके अंदर एंडोस्टाइल पाई जाती है, ये देखिएगा। और एंडोस्टाइल क्या होती है ये बताया था आपको कि ये एम्फियोक्सिस के अंदर भी पाई जाती है, जबकि पेट्रोमाइजन में ये नहीं होती है। तो अब क्या होता है कि जो एंडोस्टाइल आपको बताया था, एंडोस्टाइल फेरिंक्स के फर्श में पाए जाने वाले एक ग्रूव होती है, उस ग्रूव के
पार्श्व में सीलिया के बीच में तो सीलिया की कतार होती है और पार्श्व में क्या होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। तो ये एंडोस्टाइल के अंदर जो लगे हुए सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे जो भोजन है वो आगे खींच सकता है, फेरिंक्स की ओर खींच सकता है। और साथ में जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो भोजन के कणों को क्या करती है, चिपकाए हुए रखती है। तो जिससे क्या हुआ कि जल जैसे ही फेरिंक्स में घुसता है तो भोजन अंदर रह गया और जल गिल स्लिट से होकर बाहर आता है। तो जल जब बाहर आता है तो शोषण होगा और जो भोजन अंदर रह जाता है फेरिंक्स में, उनको जो एंडोस्टाइल की सीलिया को खिसका देते हैं ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से फिर कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन तक आते आते भोजन का पाचन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और जो अपचित भोजन है उसको एनएस से क्या निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब देखिएगा फेरिंक्स यहाँ दोनों काम कर रही हैं, एम्फियोक्सिस की या ब्रेंकियोस्टोमा की तरह कि पहला काम तो ये भोजन को लेने का काम कर रही है और दूसरा काम क्या कर रही है, ये शोषण का काम भी कर रही है। किसके अंदर, एमोसिएट लार्वा के अंदर। और जबकि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि पेट्रोमाइजोन के अंदर क्या हो रहा था कि वो रुधिरधारी जंतु होता है, रुधिर लेने वाला जंतु होता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो बक्कल फनल की सहायता से रक्त चूसता है, तो वो रक्त कभी फेरिंक्स में वहाँ नहीं आता है, वहाँ पर केवल और केवल फेरिंक्स में जल ही आता है। और जल कहाँ से घुसता है ये बताया था, जल उसके अंदर इन गिल स्लिट से घुसता है और गिल स्लिट से वापस से निकलता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है, इसमें पेट्रोमाइजोन जो अडल्ट स्टेज और एमोसिएट के उसका लार्वा है। तो यहाँ पर तो जल का ये मार्ग रहता है, मुख से फेरिंक्स और फेरिंक्स से जल तो वापस निकल जाएगा, गिल स्लिट से भोजन कहाँ चला जाता है, ओइसोफेगस इंटेस्टाइन से तक होते होते उसका पाचन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर पाया जाता है। और साथ में जो है इसके अंदर जो एनएस से अपचित भोजन को बाहर निकाला जाता है। अब देखिएगा किडनी की पोजीशन इसके अंदर यहाँ पर होती है इस जगह। उसके बाद देखिएगा तो फेरिंक्स ने दोनों काम कर दिया, एंडोस्टाइल पाई जाती है। यहाँ पर इसके अंदर डोर्सल एरोटा होती है, यहाँ पर क्या होती है, इसके अंदर डोर्सल एरोटा होती है, यहाँ पर क्या होती है, वेंट्रल एरोटा भी इसके अंदर पाई जाती है। उसके पश्चात देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें मायोटोम्स, मैंने बता ही दिया। तो ये इसकी क्या एक जनरल कैरेक्टर्स होते हैं किसके, एमोसिएट लार्वा के। तो अब एमोसिएट लार्वा के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनको मैं थोड़ा आपको लिख भी देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा नोट्स बनाने में क्या रह जाएगी, आसानी रह जाएगी। क्योंकि एमोसिएट लार्वा जो है ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लार्वा, पहली बात तो किसका है, छोटा क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो दूसरा इसके जो कैरेक्टर है, क्योंकि एमोसिएट लार्वा जो होता है वो लार्वा तो पेट्रोमाइजोन का है, परंतु इसकी जो समानताएं होती हैं वो किससे हैं, ब्रेंकियोस्टोमा से, एम्फियोक्सिस से, जो कैसी हैं, जो मैंने कल आपको कंपेरेटिवली करके बताई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, तो अंडों से लगभग 3 सप्ताह पश्चात एमोसिएट लार्वा बाहर निकलता है। क्या निकलता है, एमोसिएट लार्वा क्या निकलता है, बाहर निकलता है। इस दौरान इस दौरान जो है इसकी लंबाई जो है वो मैंने बताया था कितनी होती है, 7 mm होती है और 15 mm लंबाई होने पर ये घोंसलों को छोड़ देते हैं। घोंसले को छोड़ने के पश्चात ये तली में कीचड़ में जाकर वी या यू आकार का बिल बनाते हैं, किस आकार का, वी या यू आकार का बिल बनाते हैं और स्थानबद्ध हो जाते हैं।
हो जाते हैं। लार्वा इसी अवस्था में लगभग 3 से 7 वर्ष तक जीवन व्यतीत करता है। इस दौरान इसकी लंबाई इसकी लंबाई 170 mm तक हो जाती है। और ये अडल्ट में चेंज हो जाते हैं। कौन सी लार्वा? एमोसिएटे लार्वा। अब यदि देखिएगा इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, उनका क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड है, नर्वकॉर्ड है, गिल स्लिट, तीनों करैक्टर इसके लार्वा के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर करैक्टर की यदि बात करें करैक्टर्स की यदि हम बात करें तो करैक्टर में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात तो क्या है इसमें कि ये जो है लार्वा, ये आदिम प्रकार का है जो वर्टिब्रेट्स का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो, या इसकी संरचना होती है, ईल के समान होती है, यानी सर्पमीन की क्या होती है, समान होती है। और इसमें मिड डोर्सल फिन पाया जाता है। तो इसकी सर्पमीन का मतलब क्या होता है, बात वही है कि सर्पमीन सांप की तरह जो मछलियां लंबी होती हैं उनको सर्पमीन कहा गया है, ईल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो संरचना ईल लाइक होती है, इन सर्पमीन की तरह होती है। ये लार्वा अंधे, स्थानबद्ध व निषिंद भोजी होते हैं। निषिंद भोजी यानी फिल्टर फिल्टर, निषिंद भोजी होते हैं। फिल्टर फिल्टर है क्योंकि एम्फियोक्सिस की तरह सीलिया के से क्या करते हैं, भोजन को छान करके ये लेता है। उसके अलावा इसमें मिड डोर्सल फिन व क्वाड्रल फिन पाया जाता है, क्वाड्रल फिन पाया जाता है। किसमें, इसे लार्वा के अंदर। और पोषण और श्वसन किसकी तरह होता है, इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा की तरह होता है। इसमें पोषण व श्वसन एम्फियोक्सिस यानी ब्रैंकियोस्टोमा एक ही बात है, स्टोमा की तरह होता है, ब्रैंकियोस्टोमा की तरह होता है। क्या इसमें श्वसन और पोषण जो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। उसके अलावा इसमें ओरल वुड पाया जाता है और उसके अलावा ये रात्रिचर होता है। इसमें ओरल हुड पाया जाता है और भोजन के लिए रात्रि में, भोजन के लिए रात्रि में गमन करता है या बिल से बाहर निकलता है, गमन करता है। कब, ये रात्रि में, और कब, भोजन के लिए। उसके अलावा ये जो होता है, जो ये तली के अंदर जो कीचड़ या गाद होती है, वहाँ पर जो एक कोशिकीय शैवाल और जीवाणु जो हैं उनको क्या करता है, ये लेता है। और मैंने बताया था कि इसके अंदर जो होती हैं
एंडोस्टाइल के जो सीलिया होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, जिससे जल का जो मूवमेंट है वो इसके मुख की ओर बना रहता है और वो एक उसके शैवाल है, जीवाणु, वो इसके भोजन के रूप में अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था विलम जो ऑर्गन है वो इसके अंदर पाया जाता है। विलम जो क्या करती है कि जो जल अंदर जा रहा है इसमें किसमें, इसकी फेरिंक्स में, उस जल की मात्रा का नियमन भी करती है। यदि अंदर जल ज़्यादा हो गया या जल लेने योग्य नहीं है तो वो विलम क्या करती है, जो इसके फेरिंक्स है उसके द्वार को बंद कर देती है, जिससे जो जल है वो अंदर नहीं जा पाता। यदि जल अंदर कम है और लेने योग्य है तो उस विलम क्या करती है, उस क्षेत्र को बड़ा कर देती है, जिससे जल जो है अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जल की मात्रा का नियमन करने के लिए, जल की मात्रा का नियमन करने के लिए इसमें विलम पाई जाती है, विलम पाई जाती है। वो जल की मात्रा क्या करती है, इसके अंदर नियमन करती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 जोड़ी होते हैं। गिल स्लिट्स 7 जोड़ी होते हैं जो कि अंदर की ओर इंटरनल गिल स्लिट्स में खुलते हैं फेरिंक्स में, और बाहर की ओर खुलने वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फेरिंक्स जो है वो भोजन और जल दोनों का क्या करती है, काम है, भोजन और श्वसन दोनों को क्या करती है, काम करती है। उसके अलावा जो फेरिंक्स की दीवार जो होती है या जो ब्रैंकियल बास्केट्स होती हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं कि मसल्स पाई जाती हैं। वो मसल्स बार बार संकुचन और शीतलन करती है, जिससे जल जो है वो मुख से होकर के फेरिंक्स में आता है और फेरिंक्स से होते हुए गिल स्लिट से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर जो ब्रैंकियल बास्केट होती है उसके अंदर बार बार संकुचन और क्या करता रहता है, शीतलन की क्रिया चलती रहती है। इसके अलावा इसके अंदर जो है भोजन के बड़े टुकड़ों को ग्रहण करने के लिए क्या होता है कि जो फेरिंक्स है वो उसका आकार बढ़ता रहता है, घटता रहता है, जिससे भोजन के बड़े टुकड़े को भी ये क्या कर सकता है, आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो ये एमोशिएट लार्वा की क्या है, जनरल स्ट्रक्चर अपने देख लिए। अब कल अपने मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे जो इसका लास्ट टॉपिक होगा और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है जिसको अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।